नमस्कार दोस्तों। स्टडी टिप्स आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टेट के जो टाइप्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टेट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट, तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वैसे तो काफी स्टेट देखे जाते हैं, लेकिन मूल रूप से जो राज्य देखे जाते हैं ना, वो राज्य मूल रूप से दो तरह के देखे जाते हैं। एक तो होता है सत्तावादी राज्य। देखो, ये जो मैंने डिफाइन किया ना, ये मैंने अपनी सुविधा के अनुसार डिफाइन किया, ऐसा मतलब ऑफिशियली नहीं है कि ये ही है एग्जैक्टली, है ना। ऐसा ऑफिशियली नहीं है, मैंने अपनी सुविधा अनुसार इसको डिफाइन करवा। एक होते सत्तावादी राज्य और एक है लोकतांत्रिक राज्य। दो तरह की बेसिकली राज्य देखे जाते हैं। हालांकि मैंने जैसे कि कहा कई प्रकार के होते हैं राज्य, लेकिन दो तरह के मूल रूप से देखे जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना सत्तावादी राज्य, जिसको हम डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर स्टेट कहते हैं, तो वो बेसिकली होते तो काफी प्रकार के हैं, लेकिन हमने मूल ही राज्यों पर यहाँ पर बेसिकली चर्चा की हुई है ना। तो इन्हीं सभी पर हम चर्चा करेंगे बेसिकली आज। तो जब हम बात करते हैं डिक्टेटर स्टेट, तो उसमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर यही है, सेकंड नंबर यही है, थर्ड नंबर यही है, फोर्थ नंबर यही है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट कुछ को रख दो, फर्स्ट कुछ को रख दो, फर्स्ट कुछ को रख दो, किसी को भी रख सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। तो ये क्लियरली स्पष्ट हो जाए। वेल, मूव ऑन। तो जब हम कहते हैं तानाशाही राज्य, जब हम कहते हैं डिक्टेटरशिप स्टेट, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसी सत्ता होती है जो क्या करती है, मतलब इस प्रणाली में ऐसा व्यवस्था होती है कि इसमें क्या होता है, एक विशेष व्यक्ति होता है और वो विशेष व्यक्ति क्या करता, व्यवस्था को संचालित करता, राज्य की संस्था को, है ना, उसको संचालित करता अपने अनुसार। उसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा नामुमकिन ही होता है लगभग, कि यहाँ पर कोई संविधान जैसी व्यवस्था दिखाई दे, है ना, संविधान जैसा कोई ग्रंथ दिखाई दे, या फिर यहाँ पर कोई एक ऐसी व्यवस्था अ, दिखाई दे जो एक क्या कहते हैं संविधान के रूप में, या फिर एक यूं कहे कि एक व्यवस्थित रूप में चल रही हो। हालांकि व्यवस्था जो है ये व्यवस्थित रूप में तो चल रही ही होती है, लेकिन इस व्यवस्था में थोड़ा एक रूडली जो व्यवहार है वो दिखाई देता है। जैसे तानाशाही स्टेट को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई एक व्यक्ति शासन करने वाला। अब इसने बोला कि भाई अगर तुम्हें रात को 1 बजे उठना है और 1 बजे उठकर दौड़ लगानी है, तो तुम्हें 1 बजे उठकर दौड़ लगानी ही लगानी है, चाहे उस देश की जनता कितनी भी संकट में क्यों ना हो, उसको कितना भी तकलीफ क्यों ना हो। उसको अगर ये उसने बोल दिया स्टेट ने, स्टेट के हेड ने, तो उसको ऐसा करना ही करना है। तो ये होता है बेसिकली तानाशाही राज्य, इसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप स्टेट। जब हम बात करते हैं थ्योक्रेसी स्टेट, जब हम बात करते हैं धर्मतंत्र राज्य, तो धर्मतंत्र राज्य में क्या होता है बेसिकली, धर्मतंत्र राज्य में क्या होता है, जैसे कोई ग्रंथ है उस राज्य की, मान लो उस राज्य में कोई कल्चर चल रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसमें पाकिस्तान वाला ले लेते हैं, जैसे इस्लामिक है ना, इस्लामिक कोई स्टेट है, और उसमें जो है कुरान के बेस पर क्या चल रहा है, कुरान के बेस पर वो चल रहा है, क्या कहते हैं, व्यवस्था चल रही है। तो भाई क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है सभी महिलाएं जो है वो बुर्का या निकाब या फिर जो हिजाब बोलते हैं बेसिकली, ये सब पहनकर बाहर निकलेंगी, और बिना इसके बाहर नहीं निकलेंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको जो है क्या किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। तो ये धर्म तंत्र है, इसमें क्या होता है, लोगों की स्वतंत्रता, देखो स्वतंत्रता तो इसी सभी में छीन जाती है लोगों की। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, और जब हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, जब हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं विचार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम आस्था की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इस व्यवस्था में क्या होती है, इन सभी व्यवस्थाओं में ये सब खंडित हो जाती है, इन सब की विचार जो वो शून्य हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम शून्य विचार, ऐसी व्यवस्थाओं में। तो यहाँ पर ये सब चीजें खत्म हो जाती है बेसिकली, इन्हीं सभी में, ना सिर्फ धर्मतंत्र में ना सिर्फ तानाशाही में। जैसे कि हम धर्मतंत्र में देखते हैं महिलाओं का जो हिजाब पहनना जरूरी है, निकाब पहनना जरूरी है उनका, उनको जो है क्या बोलना है, विशेष जो व्यवस्था है उसका अनुपालन करना अप्रिय हो जाता है। तो वो व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, धर्मतंत्र कहते हैं, जहाँ पर वो व्यवस्था एक संविधान के अनुसार, ये एक व्यवस्थित जो एक मानदंड है उसके अनुसार ना चलेगा, किसके अनुसार चल रही है, एक विशेष धर्म के ग्रंथ के अनुसार चल रही है। उसी को हम क्या कहते थे, धर्मतंत्र कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं। अब एक दलीय राज्य, एक दलीय राज्य से क्या मतलब होता है, जहां पर सिर्फ एक दल ही हो। देखो, लोकतंत्र तो वहां पर है, वहां पर व्यवस्था तो है, वहां पर संविधान तो है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है कि वो एक दल है, सिर्फ एक दल है, एक दल है, और एक ही उसमें व्यक्ति है जो शासन कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें एक दल में क्या होता है, इसमें लोगों को वैकल्पिक नहीं होते अपने नेता को चुनने की, है ना।
अपने नेता को चुनने के जो है वैकल्पिक नहीं होते कि भाई उन वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति को चुन ले, किसी तीसरे व्यक्ति को चुन ले। जैसे अभी इंडिया में है, इंडिया में क्या होता है, भाई मोदी गवर्नमेंट पसंद नहीं आई तो कांग्रेस गवर्नमेंट को पसंद कर लो, कांग्रेस को पसंद नहीं आई तो आपको पसंद कर लो, आपको पसंद नहीं आई तो सपा को पसंद कर लो, तो इस तरह समाजवादी पार्टी को, है ना, उसको पसंद कर लो। तो यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, सॉरी, इसमें बहुदलीय प्रणाली दिखाई नहीं देती। बहुदलीय प्रणाली होती ना तो लोगों को वैकल्पिक होता है, तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करता है। जो लोकतंत्र का मार्ग होता है, जो डेमोक्रेसी का मार्ग होता है, उसको प्रशस्त करता है। अगर अगर वहां पर बहुदलीय प्रणाली है, उसका एक पहलू ये मान सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर डेमोक्रेसी आ गई अगर वहां पर बहुदलीय प्रणाली है। जैसे कि हम बात करते हैं अपने भारत की, भारत में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी के उचित रूप में है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट की वीडियोस में चर्चा किया था कि डेमोक्रेसी भारत में है, लेकिन उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए, जो वास्तविकता में होना चाहिए। हालांकि नेहरू जी खुद कहते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता, वो सॉरी, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का अपने मन में ख्याल भी रखना वो एक अनुचित होगा, वो एक इम्प्रॉपर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल, जैसे अपने यहाँ पर आर्टिकल 326 कहता है कि भाई सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, हर किसी को मत देने का अधिकार है। ये हमने राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी, है ना, इसी के बेस पर तो बोलते हैं वो नेहरू जी। अब नेहरू जी ने कहा कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता थी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता है क्या, सामाजिक स्वतंत्रता है? अब देखो, ये सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, इसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि बेसिकली आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता होती क्या है ना। जब हम बात करते हैं ना सामाजिक स्वतंत्रता की, तो सामाजिक स्वतंत्रता वो होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अब व्यक्ति ए है, अब वो अपने जो भी निर्णय ले रहा है भविष्य के, अपने जो भी निर्णय ले रहा है व्यक्तिगत, तो वो क्या ले रहा है, वो स्वतंत्र होकर ले रहा है, वो समाज से प्रभावित नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो इस बात को। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई भी कपड़े खरीदने जाता है, क्या वो कपड़े खरीदता है, या फिर कोई भी व्यक्ति वो शादी करने जाता है, जब वो शादी करता है तो वो स्वतंत्र होकर कर रहा है, या फिर किसी और के ऊपर बेस्ड है, या किसी और के ऊपर आधारित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब शादी की बात आती है तो शादी करने के लिए विशेष उसके रिलेटिव्स जाते हैं, विशेष व्यक्ति के जो है ऐसा के संबंधी जाते हैं, जिससे कि वो ये बताते हैं कि ये फला व्यक्ति जो है ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या सामाजिक स्वतंत्रता है? नहीं है यहाँ पर सामाजिक स्वतंत्रता। तो ये जब नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र का पूर्ण रूप अभी उस क्षेत्र में नहीं आया है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं जब हम बात करते हैं कपड़ों की स्वतंत्रता को लेकर, जैसे कोई भी विशेष व्यक्ति है, ए व्यक्ति या बी व्यक्ति है, अगर वो कपड़े को खरीदने जाता है, जब खरीदता है तो दुकानदार खुद कहता है ऑफिशियली कि भाई ये कपड़ा लो, इसको तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या वहां पर उसकी खुद व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? तो ये सामाजिक स्वतंत्रता के कहीं ना कहीं पहलू होते हैं। ऐसे कई स्तरों पर हम सामाजिक स्वतंत्रता देख सकते हैं। इसी प्रकार कई सारी जैसे फेस्टिवल होते हैं, कई प्रकार की जो है त्योहार होते हैं, तो उनमें हम इस तरह की स्वतंत्रताओं को बाधित रूप से देखते हैं, वहां पर ये सब चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। जब हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, अब देखो आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं है। अब लोगों के कहने के लिए कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता है, लेकिन वो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिखाई देती। इसी को बेसिकली जो ये है नेहरू जी, इसको बोलते टारगेट करते हैं। ये कहते हैं, अब मान लीजिए ए व्यक्ति वोट देने जाता है बी व्यक्ति को, ठीक है, अब ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को वोट देने गया, लेकिन अब बी व्यक्ति क्या है, ये रुपए का वितरण कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी कर रहा है। किसको? सी को भी कर रहा है, डी को भी कर रहा है, ई को भी कर रहा है। वैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल ये सब व्यक्ति है ना, ये मतदान करता है, ठीक है, मत देने वाले व्यक्ति है। तो इसने क्या करा, इनको रुपए दे दिए, इनको भी इसको भी रुपए दिए, इसने इसको भी रुपए दिए, इसने इसको भी रुपए दिए, इसने इसको भी रुपए दिए, इन सबको रुपए दे दिए। या फिर इनको कोई गिफ्ट दे दिया, रुपए तो नहीं कहना उचित होगा, गिफ्ट यूज वर्ड करना यूज अच्छा होगा, तो गिफ्ट इसको दिया। अब इसने क्या करा, इन लोगों की मानसिकताओं को खरीद लिया, बेसिकली इन लोगों की स्वतंत्रताओं को खरीद लिया। कि स्वतंत्रता किस चीज की? जो आर्टिकल 326 की स्वतंत्रता की भी सबको अपने मत, अपने विचार, अपनी मानसिक स्तर की सुविधा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। लेकिन इसने इस आर्टिकल 326 को इस बी व्यक्ति ने क्या कर लिया, खरीद लिया गिफ्ट के माध्यम से।
जब इसने इस गिफ्ट के माध्यम से खरीदा, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनको कंबल बांट दिया, इनको धार्मिक रूप से कमजोर कर दिया, इनके धर्म को जो है एक क्या कहें, एक उचित स्तर को उचित स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हालांकि धर्म तो अपने आप में सभी अपने स्तर पर उचित ही होते हैं, ये तो खैर लोगों ने सामाजिक स्तर पर कर दिया है कि कोई भी धर्म नीचा या तो कोई धर्म ऊंचा नहीं होता, सभी धर्मों का स्तर समान होता है, सभी धर्मों का जो मूल उद्देश्य उद्देश्य होता है वो समान ही होता है। वो लोगों के कर्म कांड के स्तरों पर दिखाई देता है कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में, जिसको हम ऊंच या नीच के रूप में देखते हैं, जो कहीं ना कहीं अनुचित होता है। हालांकि लोगों को जब इस चीज का बोध हो जाता है तो चीजें क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। वेल, कम द अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब हम कहते हैं ना, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता की हमने बात करी, तो आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ है? क्योंकि अपन बी ए व्यक्ति को, सी व्यक्ति को, डी व्यक्ति को, ई व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति ने क्या कर लिया? गिफ्ट के माध्यम से इनकी आर्टिकल 326 को खरीद लिया। तो ये इसकी बेसिकली नेहरू बात करते हैं कि भाई आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना करना मुश्किल है। हम अभी कभी फिर अपने अगली वीडियोस में इन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? एक दलीय राज्य कहते हैं। कब? जब क्या बोलते हैं, उस राज्य में बहु दलों के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति को दल को चुनने की सुविधा होती है। अगर वहां पर ये सुविधा नहीं है तो वो एक दलीय राज्य है, ठीक है? कहीं ना कहीं रूस में ये व्यवस्था दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं सैन्य दल, जहाँ पर सैन्य शासन क्या हो स्थापित हो। मान लो कोई विशेष वर्ग है, मान ली विशेष वर्ग का कोई इस सैन्य दल का जो अधिकारी है, वो उस राज्य में क्या कर ले, अपनी सत्ता स्थापित कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैन्य दल राज्य कहते हैं। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र किसको कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी तो ये तो भाई शुरू से ही कहीं ना कहीं आई है, और आज भी वर्तमान स्थितियों में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ स्तरों पर दिखाई देती है। चाहे वो इंडिया की बात कर लो, चाहे वो अमेरिका की बात कर लो, चाहे वो इंग्लैंड की बात कर लो, या फिर चाहे किसी भी चाइना की ही क्यों ना बात कर लो, किसी भी, ये बड़ी बड़ी है अपना में, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका, बड़ी बड़ी। चाइना तो खैर नहीं, इंग्लैंड और अमेरिका जो है अपना में बहुत बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभिजन तंत्र का शिकार तो है, अरिस्टोक्रेसी का शिकार तो है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अगर जहां पर ये चीजें ना दिखाई दे, मतलब कोई विशेष वर्ग के हाथ में एक सत्ता व्यवहारिक रूप में नहीं है, कहने का मतलब जैसे मैंने कहा कि इंडिया में भी है, मैंने कहा अमेरिका में भी क्या बोलते हैं, अभिजन तंत्र व्यवहारिक रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना छिपी बेरोजगारी, जिसको डिस्कुंगिस्ट कुछ करके बोलते हैं, नहीं नहीं, छिपी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं, डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं, स्पेसिफिक नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं। तो छिपी बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी जो होती है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है ना, जैसे उसमें वो अलग रूप था, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। तो उस रूप में ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आज भी दिखाई देती है, कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र। और इंडिया में तो भाई व्यापक स्तर पर इंडिया की तो कहीं बात ही नहीं की जाए, हाँ, तो आज भी ये दिखाई देती है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लोग अपना मत दे सकते हैं, खुशी खुशी मत देने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, उनका जो वोट है, जो उनका क्या कहें, या फिर उनका जो ये आर्थिक स्वतंत्रता, वो कहीं ना छीन भी नहीं। तो वो चीज दिखाई देती है ना। खैर, तो कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर कोई विशेष अभिजन, जो अरिस्टोक्रेसी या फिर जो एक उचित आर्थिक रूप में एक उचित स्तर पर बैठा है, और वो उस व्यवस्था को क्या करे, संचालित करे। सिर्फ उसके माध्यम से वो व्यवस्था संचालित हो, उसमें किसी न संविधान की भूमिका हो, न किसी उसमें धर्म ग्रंथ की भूमिका हो, और न ही उसमें किसी विशेष जो है ग्रंथ की भूमिका हो। तो वहां पर क्या होगा? कुलीन तंत्र या अभिजन तंत्र कहते हैं। गुटतंत्र या अल्पतंत्र भी कुछ ना कुछ इसी के तरह होता है ना, जहाँ पर एक छोटा सा समुदाय पूरी व्यवस्था को संचालित करता है। अब यहाँ पर हमने बोला ना, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, इसके देखो धर्मतंत्र के उदाहरण जो होते हैं ना, तिब्बत को ले सकते हैं, वेटिकन सिटी जो आज सेपरेट है, जो कहीं ना कहीं इसका इटली का हिस्सा थी। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है और सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड एरिया उसको माना जाता है ना। तो ये होती है, इसके उदाहरण हमने लिए। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ना लोगों की स्वतंत्रता है, लोगों की अभिव्यक्ति, विचार, आस्था, इन सब का क्या होता है, यहाँ पर योगदान, या यह कहें कि यहाँ पर इन सब की भूमिका शून्य हो जाती है। यहाँ पर मनुष्य का जो एक कहते हैं ना
व्यक्तिगत जो निर्णय है वो यहाँ पर शून्य हो जाती है। जैसे भारत में आज कोई भी किसी को कुछ भी कह देता, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर तुम कह दोगे तो उसका उसकी सुविधा के अनुसार तुम्हें कोई भी दंड दिया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। हालांकि खैर हर राज्य की ये चीजें बनती है उस राज्य की परिस्थितियों के उस, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन जो होता है ना वो होती है परिस्थिति। किसी भी व्यवस्था को जन्म देने के लिए मुख्य जो भूमिका निभाती है वो निभाती है परिस्थिति। कोई भी ए टू जेड कि उस क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां घटित हो रही हैं जो ऐसे कारकों को उत्तरदायी रूप से क्या कर रही हैं, निर्वहन कर रही हैं, उनको क्या कर रही हैं, उनको विकसित कर रही हैं। तो वो बेसिकली चीजें होती हैं। वेल, अपने दूसरे पर आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सत्तावादी राज जो में इस तरह के राज्यों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। फिर फिर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक राज्य, डेमोक्रेसी राज्य। भाई ये तो एक अच्छी सबसे अच्छी व्यवस्था जो मानी गई है अभी तक की, आज की वर्तमान समय की, वो सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र ही मानी गई है। डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट। तो हम जब बात करते हैं डेमोक्रेटिक, तो उसमें दो तरह के रूप दिखाई देते हैं बेसिकली। एक होता है सहभागी लोकतंत्र और एक होता है असहभागी लोकतंत्र, यानी कि जनता खुद अपने निर्णय खुद अपने स्वयं ले। और दूसरा होता है कि अपने निर्णय वो स्वयं न लेकर किसी प्रतिनिधि को वहां पर भेजे। हमने जैसे कहा कि सहभागी लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता स्वयं निर्णय ले अपनी सुविधा के अनुसार जो उसको अच्छा लगे। और इसमें होता है क्या बोलते हैं, यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने और वो उनके निर्णय ले। तो यहाँ पर ये व्यवस्था होती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना सहभागी लोकतंत्र की, तो ये अच्छी व्यवस्था तो मानी जाती है, लेकिन ये व्यवस्था वहां पर नहीं चल पाती जहाँ की जनसंख्या बहुत व्यापक रूप में हो, जहाँ की जन आर्थिक संसाधन बहुत ही सीमित हो। जब आर्थिक संसाधन सीमित होंगे और जब क्या बोलते हैं उस विशेष क्षेत्र की जनसंख्या बहुत व्यापक स्तर पर होगी, और सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है स्टेट, सॉरी क्या कहते हैं उसको, शिक्षा। अब इस स्तर पर शिक्षा अगर नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सबसे जो दिक्कत वाला भाव होता है वो ये होता है कि उस स्तर उस समाज में ये वाली व्यवस्था सुचारू रूप से तो ही नहीं, अपना आप में ही खत्म हो जाएगी वो व्यवस्था, वो चल ही नहीं पाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना सहभागी लोकतंत्र में, यहाँ पर लोगों का शिक्षित होना, और शिक्षा की हम जब बात करते हैं तो साक्षर से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लोगों का भी एक अपना ही अलग ही लेवल होता है। लोग उसको शिक्षित मानते हैं जिसने 10+2 कर लिया, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, जिसने फला फला डिग्रियां ले ली, तो उसको अपने यहाँ पर क्या मानते हैं, शिक्षित मानते हैं। बेसिकली शिक्षा का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, जो तर्क वितर्क करने की क्षमता रखता हो, और वो तर्क वितर्क किसी भी आधार पर करने की क्षमता रखता हो। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हम जब बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं सहभागी लोकतंत्र, है ना। तो सहभागी लोकतंत्र में क्या है बेसिकली, इस सहभागी लोकतंत्र में लोगों ने अपनी भूमिका निभाना शुरू किया, ठीक है। इसमें अपने लोग अपनी अपनी भूमिका क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे जैसे किसी भी गांव में जैसे कुछ पॉलिसी है। अब पॉलिसी जैसे हम मान सकते हैं, पॉलिसी को हम ऐसे वो पॉलिसी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी क्या था ये, जैसे इसको ले लेते हैं, ये सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, क्या बोलते हैं इसको, अ, अयोध्या वाला मामला जो था क्या कहते हैं इसमें, निर्णय जो आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो जैसे इस पर हम विचार करें तो इसमें क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर सहभागी लोकतंत्र में यहाँ पर लोगों के मत लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई जनता आएगी, मतलब हम सहभागी लोकतंत्र की बात करें तो अब वो यहाँ पर क्या व्यवस्था करेगी, अगर वो शिक्षित है तब, और शिक्षित नहीं है तब। शिक्षित है तब क्या करेगी, मान लीजिए शिक्षित है एक तरफ, दूसरी तरफ अशिक्षित है, ठीक है। तो जब हम कहेंगे शिक्षित व्यवस्था क्या करेगी, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप में मजबूत होगी, पहली चीज तो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप में मजबूत होगी। सामाजिक जो संबंध होंगे उसमें इनकी भूमिका शून्य हो जाएगी यहाँ पर। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक संबंध कहीं भी किसी इस चीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर निर्णय जो होते हैं ना बेसिकली जो आम जनता लेती है ना, वो इम्पल्सिव डिसीजन जिसको हम कहते हैं, आवेश में लिए गए निर्णय वो होते हैं। तभी इतने सारे सुसाइड होते हैं, तभी इतने लोग जो है क्या कहते हैं दूसरों का मर्डर कर देते हैं, इसलिए लोग कभी कभी क्राइम कर देते हैं बहुत व्यापक स्तर पर। जैसे क्या कहते हैं इसको, ये बलात्कार करना, इस तरह की जो व्यवस्थाएं वो कहीं ना कहीं घटित हो जाती है। वो क्यों कब होती है, जब जो मनुष्य है वो अपने चेतन मन में अपनी जो वैज्ञानिक जो मानसिक अवस्था उसमें ना होकर वो अलग ही अपने स्तर पर पहुंच गया है। तो मैक्सिमम जो मानव होते हैं उनकी स्थिति लगभग कहीं ना कहीं
यही होती है जो शिक्षित तो है, लेकिन उनका जो माइंड का स्तर है वो एक क्या कहें जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, तब वहां पर ये व्यवस्था कामयाबी नहीं होती है। हालांकि कई सारे पहलू इसमें काम इन्वॉल्व होते हैं कि भाई अयोध्या जैसा फैसला लेना, तो यहाँ पर कई सारे और भी कारक उत्तरदायी होंगे, लेकिन शिक्षित वर्ग क्या होगा, इन सबसे परे होगा, वो इन सबसे ऊपर उठकर निर्णय करेगा, तब तो यहाँ पे व्यवस्था चालू रहेगी। लेकिन जब हम अशिक्षित वर्ग की चालू कर व्यवस्था को लाते, तो यहाँ पर अशिक्षित वर्ग कैसे निर्णय लेता कि भाई मान लीजिए जैसे भारतीय मानसिकता को मैं लेता हूँ, वहाँ पर इंडियन मेंटेलिटी को वहाँ पर इन्वॉल्व करता हूँ, तो जैसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए, मान लो ए दल है, बी दल है और सी दल है, इसमें दो व्यक्ति जो पहले से चला रहे हैं वो आ गए, अब सी व्यक्ति में कोई नया व्यक्ति आ गया, जिसको हम कह सकते हैं वो किन्नर, जो किन्नर होते हैं, जिसको ट्रांसजेंडर या गे या लेस्बियन वगैरह किसी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो आ गया, एलजीबीटी फैमिली का कोई भी व्यक्ति आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारे यहाँ के शिक्षित लोग हैं, अरे यार इस बार भी फला व्यक्ति आया, ये ऐसा ऐसा है, देखते हैं यार ये क्या करता है, इसको इन बोर्ड लेके देखते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, क्या कितना जानता है कितना नहीं जानता, वो किस बैकग्राउंड से आया। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आज हमारे जो है क्या कहते हैं शासन व्यवस्था में आ रहे हैं, तो लोग फिल्म इंडस्ट्री पहले फिल्म बना रहे थे, आज हम क्या वो कहाँ पर आ गए, शासन व्यवस्था में, जिनको शासन व्यवस्था की शासन वर्ड का ही मतलब नहीं मालूम, वो व्यवस्था आज शासन में चला रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के रह चुके हैं। ऐसे इसी प्रकार जो व्यवसाय के लोग हैं वो आ चुके हैं, जो खुद नहीं जानते कि बेसिकली क्या है, लेकिन कहाँ पर आ गए, वो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, शासन वो शब्द से ही परिचित नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होती है, दिखाई देती है। तो इन ये जो लोग होंगे वहां पर इस तरह की चीजों को इन्वॉल्व करेंगे, इस तरह के निर्णय लेंगे जिन निर्णयों का कोई मतलब नहीं होगा उचित स्तर का, है ना। तो वो चीज यहाँ पर सहभागी लोकतंत्र में अगर होगा तो यहाँ पर ये समस्या हो जाएगी। फिर जैसे कि हमने बोला आर्थिक संसाधन होने चाहिए उचित स्तर के, तो आर्थिक संसाधन नहीं है और जनसंख्या व्यापक स्तर पर है, वहां पर तो ये सब चीजें अपना आप खंडित होगी, क्योंकि उनको एक मान लीजिए वो जगह ही इतनी है और उसके लिए तुम इतनी व्यवस्था करोगे तो वहां पर आर्थिक संसाधन तो जुटेंगे ही ना, उनको व्यवस्थित करने के लिए वहां पर प्रशासन की आवश्यकता होगी, वहां पर पर्यावरणीय जो स्थितियां वो सब अनुकूल करनी पड़ेंगी, सामाजिक स्थितियां जो वो सब व्यवस्थित करनी पड़ेंगी, तो इस तरह की स्थिति तो वहाँ होगी ही होगी। जैसे सहभागी लोकतंत्र में तो ये समस्या कहीं ना कहीं आती है, इसलिए सहभागी लोकतंत्र कहीं पर, जैसे स्विट्जरलैंड, वहां पर सहभागी लोग चल जाएगा, लेकिन अपने यहाँ पर सहभागी लोकतंत्र नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, असहभागी लोकतंत्र की भूमिका कहीं ना कहीं दिखाई देगी, और ये सबसे अच्छी भूमिका तो नहीं है, लेकिन इसको भूमिका अच्छी माना जा सकता है। इस असहभागी लोकतंत्र में क्या होता है, असहभागी लोकतंत्र में जो है ना, जब हम बात करते हैं असहभागी लोकतंत्र, तो इसमें असहभागी लोकतंत्र, इसको अक्रिय लोकतंत्र भी बोलते हैं, अक्रिय लोकतंत्र, क्योंकि इसमें जनता इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें प्रतिनिधित्व का क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, प्रतिनिधित्व इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रतिनिधित्व इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर बोलेंगे ना कि सहभागी लोकतंत्र है, तो यहाँ पर कितनी व्यापक स्तर की जनसंख्या हो, अब वहाँ पर कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही समस्या आती है, अगर मान लो यहाँ की जो व्यक्ति है, जन समुदाय है, वो क्या है, अगर यदि अशिक्षित है तो यहाँ पर समस्या आएगी। यदि वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न आएगी, मतलब एक उचित स्तर की, हम जैसे कि व्यवस्था भारत में देखते हैं, जैसे नेहरू जी ने बोला कि आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना करना उचित नहीं होगी, तो वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। फिर ऐसे ही जो वक्तव्य यहाँ पर इन्वॉल्व शामिल होंगे और इस तरह की भाषाएं, इस तरह की चीजें वहां पर जनरेट होंगी, वहां पर ओरिजिनेटेड होंगी, ठीक है। तो वो चीजें तो होती ही होती हैं। तो असहभागी लोकतंत्र जो होता है उसमें इस तरह की चीजें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत पैदा करती है, लेकिन ये व्यवस्था भी ठीक होती है ना। और इसमें क्या होता है बेसिकली, क्या कहते हैं, चीजों को आसानी से आगे बढ़ाया जाता है प्रतिनिधित्व के माध्यम से, जो जैसे मोदी सरकार है वर्तमान में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है इंडिया का, जनता का, भारतीय जन समुदाय का, तो वो चीज होती है। अब वो किस स्तर से काम करते हैं, किस, और हर जो व्यक्ति होती है उसकी विचारधाराएं अलग अलग होती है, हर पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है, तो वो चीजें तो खैर शामिल होती है। तो हमने जैसे कि देखा, क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ टाइप ऑफ स्टेट, तो सत्तावादी राज्य का देखा, इन सब पर हमने चर्चा अच्छे स्तर पर की, ठीक है। फिर हमने सहभागी लोकतंत्र असहभागी लोकतंत्र देखा। देखो यहाँ पर जो हम एक चीज कहना भूल गए, जो हम बात करते हैं ना सहभागी लोकतंत्र की, तो यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, यहाँ पर अभिव्यक्ति होती है ना। स्वतंत्रता होती है किसकी, स्वतंत्रता होती है अभिव्यक्ति की, है ना। यहाँ पर और क्या होता है, समान वो होती है, क्या कहते हैं, विचार की अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, है ना।
और क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, है ना, आस्था हो गया, है ना, और क्या कहते हैं ये विश्वास हो गया, है ना, तुम विश्वास करो या मत करो, इस तरह आदि आदि चीजों की क्या क्या होती है, स्वतंत्रता दिखाई देती है इसमें। लेकिन यहाँ पर ये स्वतंत्रता, यहाँ पर ये बात कर दी, आज हम कोई भी इंडिया में कोई भी कुछ भी बोल देता है किसी को, तो वो यहाँ पर है कहने की जिम्मेदारी, यहाँ पर हम किसी पार्टी के या किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पर बात है, यहाँ पर अगर कहोगे तो निपटा दिए जाओगे, तो वो स्थिति यहाँ पर होती है। निपटाना वर्ड थोड़ा कहना अनुचित होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसको एक व्यवस्था के उसी की अनुरूप उसको सजा दे दी जाती है। तो वो चीज बेसिकली यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देती है, और ये चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं द टाइप ऑफ स्टेट की, है ना। तो ये होती है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और फिर अपनी अगली क्लासेस में कुछ और भी चीजें देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।